हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं मालूम है। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, और इस टॉपिक को जो मैं आज आपको सब चीज़ें बताने वाली हूँ, ये थोड़े से आपको ना सुनने में समझने में टाइम नहीं लगेगा, लेकिन इससे आपको इंडियन इकोनॉमिक्स काफ़ी अच्छी पकड़ बन जाएगी। अच्छा, ये जो टॉपिक्स हैं मेजरली ये अभी मॉड्यूल से कवर्ड रहेंगे, है ना। इसके बाद भी मैं डी और ए आपका इतने अच्छे से करवा दूंगी कि आपको ना इजीली 50+ मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। फिर भी इसके अलावा बी और सी भी करवाऊंगी। तो अगर आप ये सारी चीज़ें करेंगे एंड जो हमारा मैराथन सेशन है रिवीजन के लिए उसको यूज़ करेंगे, तो आई होप आपको 60 तक का स्कोर मिल जाए। लेकिन फिर भी हम मानकर चलते हैं कि 50 तो एक सेफ स्कोर है ही जो आपको कवर करने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई इंडियन जीडीपी जो है या फिर इंडियन इकोनॉमी जो है वो किस तरह परफॉर्म कर रही है। अगर 2021 में देखें तो आईएमएफ ने बताया कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो 7.3% है, विच इज़ अ वेरी गुड परसेंटेज। ओके, तो हमारा जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन है वो टॉप कंट्रीज में आ रहा है। लेकिन अगर हम बात करें कि जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी में हमारा जीडीपी कितना है, तो इंडिया की रैंक थर्ड आ रही है आफ्टर यूएसए एंड चाइना। परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होता है। मान लो मैकडोनल्ड्स का इसमें ना कॉन्सेप्ट लिया गया था। तो अगर आपने मैकडी से एक बर्गर खरीदा, ओके, कहाँ पर, इंडिया में, जिसके लिए आपने कितने रुपए दिए, 30 रुपए दिए मान लीजिए। वहीं पर अगर आपने यूएस से खरीदा तो यूएस में आपने कितने रुपए दिए उसके लिए, डॉलर्स में आपने मान लीजिए $0.65 दिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चेक किया जाएगा कि आपको कितने रुपए अपनी कंट्री में पे करने पड़ रहे हैं वही सेम प्रोडक्ट खरीदने के लिए जो आप किसी और कंट्री में खरीद रहे हैं। वो जो डिफरेंस होता है वही हमारी परचेजिंग पावर को भी बताता है कि किसी कंट्री की जो बेसिकली करेंसी है वो कितनी स्ट्रांग है और कितनी स्ट्रांग नहीं है। अब बात करें हम भाई इंडियन इकोनॉमी जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी हैं। तो इंडियन इकोनॉमी में लो पर कैपिटल रियल इनकम है, इसके अलावा लोअर मिडिल इनकम है उनकी। ठीक है, पर कैपिटल इनकम क्या होती है, जो आप अर्न कर रहे हैं, ठीक है, ऑन अ एनुअल बेसिस। तो अगर हम पर पर्सन इसको देखें तो मान लीजिए कि एक जॉब है जहां पर इंडिया में 10 एलपीए का मिल रहा है पैकेज, ठीक है, या 6 एलपीए मिल रहा है। एवरेज पैकेजेस इसी तरह के होते हैं इंडिया में। लेकिन अगर सेम जॉब आप यूएस में कर रहे हो तो आप क्या देखते हो, आप यूएस में देखोगे ना सेम जॉब के लिए आपको हो सकता है 50 एलपीए तक का भी पैकेज मिल जाए, है ना। एंड इट इज़ नॉट अबाउट गेटिंग शॉक्ड अबाउट थिंग्स, नो इट इज़ नॉट। तो ऐसी ही होता है कि इंडिया में ना पर कैपिटल रियल इनकम बहुत कम है लोगों की। दो रीजंस हैं उसके, एक तो हमारे यहाँ पर अंडर पेड होते हैं, दूसरी चीज़ जो हमारी स्किल्स हैं या फिर जो हमारी लोग हैं उनके स्किल्स जो हैं वो उतना अच्छा नहीं है कि वो एक अच्छी इनकम जनरेट कर पाए। देन लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी है हमारी, जहाँ पर क्या है, हम क्या कह सकते हैं कि हमारी जो मिडिल इनकम क्लास है वहाँ पर मिडिल क्लास में भी लोअर मिडिल क्लास वाले जो कंपोनेंट है वो सबसे बड़ा रहेगा। इसके अलावा रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, ये तो हम देख ही रहे हैं कि कुछ टाइम में हम चाइना को भी सरपास कर जाएंगे, हार्डली 2027 तक हम चाइना को सरपास कर जाएंगे। देन बात करें अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई है, अंडर एम्प्लॉयमेंट बहुत हाई है। अंडर एम्प्लॉयमेंट बोले तो आपकी स्किल्स ज़्यादा हैं और बेटर हैं, लेकिन आप कौन सी जॉब्स में वर्क कर रहे हो, लोअर स्किल्स वाली में। देन डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। फॉर एग्जाम्पल एक फील्ड है ना, जहाँ पर 4 किसान वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या 4 फार्मर्स की ज़रूरत है, नहीं, हो सकता है वहाँ सिर्फ 2 फार्मर्स की ही ज़रूरत हो। लेकिन क्योंकि इनके पास और कोई काम नहीं है या और कोई इतना ऑप्शन नहीं है जहाँ से ये सैलरीज अर्न कर पाए या कुछ इनकम अर्न कर पाए, ये लोग एक ही फील्ड में वर्क कर रहे हैं, इसे हम बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अगर हम आगे बात करें, एक्सेसिव रिलायंस है हमारा किस पर, प्राइमरी सेक्टर पर। प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है, एग्रीकल्चर, फिशिंग, है ना, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इसमें क्या देख रहे हैं हम कि भाई बहुत ज़्यादा रिलायंस है, जितनी भी रूरल इकोनॉमी है वो तो एक तरीके से पहले एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेंट थी, अब कुछ और चीज़ों पर भी है, लेकिन अभी भी मेजरली अगर हम बोलेंगे तो वो रूरल इकोनॉमी हमारी किस पर डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। इसके बाद में बात करें, विशियस सर्कल हमारा बहुत ज़्यादा बन गया है पॉवर्टी का। जैसे अगर एक इंसान है, ठीक है, मान लीजिए कि कोई मेड हैं जो आपके यहाँ पर वर्क कर रही हैं, तो उनका जो बच्चा होगा
क्या वो बहुत अच्छी हाई स्किल्ड जॉब्स ले पाता है? नहीं। क्यों नहीं ले पाता? क्योंकि उसकी एजुकेशन ही उतनी अच्छी नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से जब उसे वर्क मिल रहा है तो वो भी बेकार ही मिल रहा है, अच्छी क्वालिटी का नहीं मिल पा रहा। अब आप लोग बोलेंगे नहीं, हमने तो देखा है रिक्शे वाले का बेटा आईएएस बन गया। ये कुछ केसेस होते हैं, ठीक है, लाखों में एक ऐसा केस होता है जहां पर इस तरह की चीजें देखने के लिए मिलती हैं। लेकिन व्हाट अबाउट अदर पीपल, उनका तो सिमिलर ही रह रहा है ना। तो इसी वजह से हम क्या बोल रहे हैं कि हमारी कंट्री में ना एक विशियस सर्कल बन गया, एक ऐसा सर्कल बन गया है जिससे आप बाहर निकल ही नहीं पा रहे हो। देन राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, जो हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है वो बहुत ज़्यादा हाई बढ़ता जा रहा है। अब बात करें लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी। हमारी लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी किसने बोली है? देखो, वर्ल्ड बैंक ने क्या कर रखा है, उसने 4 पार्ट्स में इकोनॉमी को डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले तो लो इनकम हो गए, देन लोअर मिडिल इनकम, देन अपर मिडिल इनकम एंड देन हायर इनकम, ठीक है। अब जो इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 24 में क्लासिफिकेशन किया, उसमें इन्होंने बोला जो पर कैपिटा इनकम है वो अगर डॉलर 1136 से 4465 के बीच में आपकी कंट्री की होती है तो आपको लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी बोला जाएगा, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें कि भाई इंडिया की भी इनकम बहुत लो है, पीसीआई जो है इंडिया की, अब इससे की वजह ये क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ पॉवर्टी ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, इलिटरेसी भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब अगर हम आगे बात करें कि भाई ब्रिटिश पीरियड में क्या हो रहा था, तो ब्रिटिश पीरियड में हम देखेंगे कि जो इकोनॉमी थी ना वो हमारी 23% 1600 एडी से कहाँ पहुँच गई, 3% इन 1947, ठीक है। तो बेसिकली हमारा जो कहाँ हम 23% जो ग्लोबल इकोनॉमी है, ठीक है, ये ग्लोबल जीडीपी है, उसमें हमारा 23% पार्ट है, और कहाँ अब वो कितना रह गया, 3% ही रह गया था। क्यों रह गया था, ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि इकोनॉमिक ड्रेन हुआ था। इकोनॉमिक ड्रेन क्या होता है? ब्रिटिशर्स ने क्या किया, हमारे यहाँ से पैसे उठाए और अपनी कंट्री में भेजे, जितना भी रेवेन्यू जनरेट हुआ वो अपनी कंट्री में भेजा, जो भी उनके यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट बनता था वो हमारी कंट्री में भेजते थे, ठीक है, और बहुत हाई दामों पर भेजते थे। लेकिन जो हमारी कंट्री है वहाँ से रॉ मटेरियल लेते थे और रॉ मटेरियल लेकर उसको बहुत ही लो कॉस्ट में अपनी कंट्री में एक्सपोर्ट कर दिया करते थे, ठीक है। देन दादा भाई नरोजी ने अपनी बुक में बोला पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में कि जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन हमारे इंडिया में फेस किया गया है अंडर ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म, ठीक है। इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन कैसे फेस किया है? वही जैसे मैंने बताया, एक तो आप अपने ही लोगों को बहुत अच्छी सैलरीज वाली जॉब दे रहे हो, फिर आप जो इंडिया में अर्निंग्स कर रहे हो वो भी अपनी कंट्री में भेज रहे हो, यहाँ पर टैक्सेशन बहुत हाई कर रहे हो, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह से रिलेटेड कोई भी काम आप नहीं कर रहे हैं जिससे कि क्या हो, हमारी जो कंट्री है उसमें कुछ भी फ़ायदा हो पाए। अब अगर हम बात करें आगे कि जो इकोनॉमिक ड्रेन है, ठीक है, उसमें क्या होगा कि आप ट्रांसफ़र कर रहे हो वेल्थ फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन, देन क्या है, ये यूनिलेटरल मूवमेंट है, एक ही साइड ऐसा मूवमेंट हो रहा है। अब अगर हम बात करें 1951 से 1980 में, तो हमारी जो एनुअल ग्रोथ थी वो 3.5% थी, ठीक है ना, और एवरेज पर कैपिटल ग्रोथ रेट जो था वो 1.3% हो गया। सो अब हम क्या कर रहे हैं, स्लोली ग्रो कर रहे हैं। अब इसको हम, क्योंकि स्लो ग्रोथ रेट है हमारा, तो हम क्या कह रहे हैं इसको, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। ये टर्म याद रखना, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ किसने दिया है? प्रोफेसर राजकृष्ण ने दिया है। प्रोफेसर राजकृष्ण ने क्या बोला है? उन्होंने बोला है कि हमारी जो कंट्री है वहाँ पर जो ग्रोथ हो रही है इंडिया की वो बहुत स्लो रेट में हो रही है, ठीक है ना। कितनी थी वो? 3.5% थी। अब अगर हम बात करें 1980 से 90 में, तो इकोनॉमिक रिकवरी होनी शुरू हुई, ठीक है, तो हमारे जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट थे वो काफ़ी हाई थे। क्यों हाई थे? क्योंकि जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग थी वो बढ़ रही थी। गवर्नमेंट स्पेंडिंग सबसे ज़्यादा कहाँ बढ़ रही थी? BHEL है ना, बार्क, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो कोशिश कर रही थी कि वो कैपिटल एसेट्स ज़्यादा से ज़्यादा बना पाए। देन लिबरलाइज्ड इंपोर्ट पॉलिसीज़ थी हमारी। इसके अलावा इंक्रीज्ड इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स एंड रॉ मटेरियल्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग। अब बात करें LPG पॉलिसीज़ आ गई, ठीक है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। इससे भी हमारे ग्रोथ रेट जो थे GDP वो बहुत हाई हुआ। देन 2002 से 2003 और 2006-07 में हमने देखा कि इन फाइनेंशियल ईयर्स के बीच में इंडिया की जो ग्रोथ रेट थी वो 8.6% तक भी पहुंच गई थी। अब अगर हम बात करें कि 2008 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया
तो उसका इंडिया पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा था। ये आप हमेशा याद रखिएगा कि इंडिया के बहुत ज़्यादा जब दूसरी कंट्रीज़ की इकनॉमी गिर रही है तो डेफिनेटली एक कंटेजियस इफेक्ट होगा और हमारी कंट्री की भी ग्रोथ गिरेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। हमारी जो कंट्री थी उसमें ये देखने के लिए तो मिला था कि थोड़ा ग्रोथ कम हो रही है, लेकिन जो रिकवरी हुई थी वो भी बहुत अच्छी हुई थी, ठीक है ना। क्यों अच्छी हुई थी? क्योंकि हमारा फिस्कल डेफिसिट भी थोड़ा सा बढ़ता जा रहा था। हमारी कंट्री ने क्या किया, बोरोइंग्स करी बाहर दूसरे कंट्रीज से, और बोरोइंग्स कर कर इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी चीज़ों पर ने एक्सपेंसेस किए, और उस टाइम के लिए तो हमारी कंट्री को बचा लिया, और जो ये बोरोइंग्स थी इनको बाद में पे कर दिया, ठीक है। अच्छा, फिस्कल डेफिसिट अगर बढ़ भी रहा है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, अनलेस अनटिल हमारा जो प्राइमरी डेफिसिट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा हो, क्योंकि अगर प्राइमरी डेफिसिट बढ़ रहा है इसका मतलब है कि इंटरेस्ट रेट्स हम बहुत हाई पे कर रहे हैं, ठीक है ना। बात करें कोविड-19 पैंडेमिक की, तो इसमें क्या था, इसमें हमारी जो एनुअल ग्रोथ थी वो 6.5% के अराउंड हो गई थी, ठीक है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि इसमें हमारी इंडियन इकनॉमी जो है वो 6.5% एनुअल ग्रोथ रेट तक पहुंच गई। अब क्या प्रॉब्लम्स और आ सकती थी? सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी स्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स। इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो बदलते टाइम के हिसाब से बिल्कुल मैच नहीं कर पा रहा था, ठीक है ना। अभी भी हम देख रहे हैं जो हमारी कंसल्टेंसी सर्विसेज तो हम बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, लेकिन एआई वगैरह से रिलेटेड अगर जॉब्स देखो आप, तो क्या इंडिया में इतनी ज़्यादा बन रही हैं जितनी कि बाकी कंट्रीज़ में हो रही हैं? क्यों चैट जीपीटी दूसरी कंट्री में पहले आ गया और हमारी में बाद में आया, जबकि हमारी कंट्री तो सबसे ज़्यादा जानी अपनी सर्विसेज के लिए जाती है, आईटीज़ के लिए जानी जाती है। थिंक अबाउट इट, यही सारे ना स्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स हैं कि हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉलेजेस पर कॉलेजेस बन गए, लेकिन जो लोग हैं उनको उतनी अच्छी स्किल्स नहीं मिल रही, वही पुरानी कोडिंग लैंग्वेजेस पढ़ रहे हैं, वही पुरानी स्किल्स गेन कर रहे हैं, ठीक है ना। कुछ नया नहीं कर पा रहे, कुछ ऐसा अलग नहीं कर पा रहे हैं जिससे कि हम लोग उतनी ही लेवल पर आ जाएं। चलिए, इसके बाद में बात करें कि एक एम्पेरिकल एग्जामिनेशन अगर हम कर रहे हैं जो हमारे नेचर है और कॉजेज एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस के इंडियन इकनॉमी में, तो वो सबसे ज़्यादा हम देखेंगे जो सर्विस सेक्टर है वो इंडिया की इकनॉमी को इम्प्रूव कर रहा है, ठीक है। और क्या है, अगर हम बात करें इंडियन इकनॉमी आफ्टर कोविड, तो कोविड के बाद में क्या हुआ, कोविड में क्या हुआ था, लॉकडाउन लग गया था। लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ, एक तो लोग दोबारा से एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट करने लग गए, दूसरा जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ थी उनको गवर्नमेंट ने बहुत प्रमोट किया, तो हम मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा सा हमारा हमने जो सेटबैक किया लिया था अभी हम वापस आने शुरू हो गए, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन की, तो वो दूसरी कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा था, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं था, हमारे यहाँ फिर भी कंपैरेटिवली वी वर डूइंग बेटर। देन सेक्टोरल इम्पैक्ट की बात करें, तो सेक्टोरल इम्पैक्ट में हम देखेंगे बीच में मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज बिल्कुल रुक गई थी, लेकिन बाद में फिर रिज्यूम हो गई थी, ठीक है। इसके अलावा जो सर्विस सेक्टर्स हैं वहाँ पर बहुत वेरिएबिलिटी आई। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें एडटेक सेक्टर की, तो एडटेक सेक्टर में बहुत बड़ा बूम आया था, है ना। लेकिन अगर हम बात करें कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर या हेल्थ सेक्टर हमारा पूरा का पूरा कोलैप्स करता हुआ नज़र आया था हमें, तो इस तरीके से हर एक सेक्टर ने ना अलग अलग तरह से परफॉर्म किया था। एग्रीकल्चर जो था वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था और जीडीपी में सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन इन्हीं का था, बल्कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव इफेक्ट्स आए थे वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर में ही हमें देखने मिला था, पॉजिटिव इम्पैक्ट जीडीपी पर। क्यों? क्योंकि बाकी जो सर्विस सेक्टर थे वो भी बंद हो गए थे, हमारी कंट्री के लोग भी काम नहीं कर पा रहे थे, और जो दूसरी कंट्रीज़ हैं वहाँ भी इतनी डिमांड नहीं थी, है ना, मैन्युफैक्चरिंग भी डाउन हो गई थी। चलिए, अब अगर हम बात करें कि इकोनॉमिक रिकवरी डायनामिज्म पोस्ट कोविड कैसा रहेगा, तो जो हमारी आरबीआई है उन्होंने बोला है कि जो इंडिया है वो आरबीआई के जो कोविड-19 के जो लॉसेस हुए हैं ना, इनको 2034-35 तक ही कम से कम ऑफसेट कर पाएगी। इसके अलावा और क्या बोला है इन्होंने बोला है कि ओवर द टाइम हमने देखा है जो प्राइमरी सेक्टर है उसका कंट्रीब्यूशन गिरता जा रहा है और सर्विस सेक्टर का बढ़ता जा रहा है। अब बात करते हैं मेजर सेक्टर्स इंडियन इकोनॉमी में कौन से हैं। सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर, जहां पर हम एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं रॉ मटेरियल का, तो मेजरली आप किसकी बात करते हो प्राइमरी सेक्टर में, एग्रीकल्चर की बात करते हो। सेकेंडरी सेक्टर हो गया आपका इंडस्ट्रीज वगैरह से रिलेटेड, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग। देन टर्शरी हो गया आपका सर्विसेज, ठीक है। देखिए, अगर प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो बेसिक प्रोडक्शन की बात हो रही है, तो जैसे एग्रीकल्चर हो गया, माइनिंग हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, फिशरी हो गया। सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो इंडस्ट्रीज हो गई, कंस्ट्रक्शन हो गया, क्राफ्ट हो गया। टर्शरी की बात करें तो एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, ठीक है ना, कल्चर हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, बैंक्स हो गए, ट्रेडिंग हो गई, ये सारी चीज़ें आ गई। अब अगर हम बात करें, ये प्राइमरी सेक्टर हम पढ़ ही चुके हैं,
देन अब एडिशनल सेक्टर और कौन से हैं? दो एडिशनल सेक्टर हैं, एक है क्वार्टिनरी और एक है क्वीनरी। क्वार्टिनरी जो है वो हो गया हमारा नॉलेज सेक्टर, ठीक है, और क्वीनरी सेक्टर हमारा एक और हो गया। क्वार्टिनरी सेक्टर की बात करें तो जो R&D होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अब मान लो मैं आपको 10 लाख रुपए दूं और बोलूं सो एंड सो चीज़ पर रिसर्च करके मुझे 3 साल में रिजल्ट्स दो, तो एकदम से तो रिजल्ट्स देखने के लिए मिल नहीं रहे हैं। कब मिलेंगे? 3 साल के बाद, हो सकता है 3 साल एक्सटेंड करके 5 साल भी हो जाए, लेकिन जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो इंडियन इकोनॉमी को लॉन्ग टर्म में बेसिकली बहुत ज़्यादा फायदा करने वाले हैं। तो ये वाले सेक्टर्स इस तरीके से परफॉर्म कर रहे होते हैं। इनमें क्या क्या आता है? साइंटिफिक रिसर्च, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, कंसल्टेंसी, इंफॉर्मेशन सर्विसेज। अब बात करें क्वीनरी सेक्टर की, यहाँ पर क्या है? हाई लेवल डिसीजन मेकिंग और पॉलिसी मेकिंग रोल्स जो होते हैं, किसके होते हैं? गवर्नमेंट के, बिजनेस के, एजुकेशन और रिसर्च में, ठीक है। यहाँ क्या है? ये बेसिकली ब्रेन होता है बिहाइंड एन इकोनॉमी सोशो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। तो ब्यूरोक्रेसी एक तरीके से हम कह सकते हैं क्वीनरी सेक्टर का पार्ट है, ठीक है। टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट्स, लीडर्स इन रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, ये सब क्या कर रहे हैं? ये सब बता रहे हैं कि आपको कैसे कैसे आगे बढ़ना है, क्या आपको पॉलिसीज लेकर चलना है कंट्री के लिए, यूनिवर्सिटीज़ के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। चलो, अब ये कुछ रेवोल्यूशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग एक बार गो थ्रू कर लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेकर एग्जाम से पहले एक बार रिवाइज कर लेना, 0.5 मार्क का क्वेश्चन तो डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? ग्रीन रेवोल्यूशन, जो रिलेटेड था एग्रीकल्चर से। अच्छा, इसमें जो फादर ऑफ रेवोल्यूशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मिस्टर MS स्वामीनाथन, ठीक है। चलिए, फिर व्हाइट रेवोल्यूशन आ गया जो कि मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट से रिलेटेड है। येलो रेवोल्यूशन क्यों है? ऑयल सीड से रिलेटेड। ब्लू रेवोल्यूशन फिशेस से रिलेटेड। गोल्डन रेवोल्यूशन फ्रूट्स एंड हनी से रिलेटेड। इसी तरीके से यहाँ पर आपको सारे रेवोल्यूशन दे रखे हैं, ठीक है। इन्हें एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, बिना इन्हें चेक किए, बिना इनको याद किए एग्जाम में मत जाना, ओके। अब बात करते हैं हम अगर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर की, तो अगर हम इनमें डिफरेंस समझना चाहें तो प्राइमरी सेक्टर को हम एग्रीकल्चर सेक्टर भी कह देते हैं, सेकेंडरी को हम मैन्युफैक्चरिंग और टर्शरी को सर्विस सेक्टर भी कह देते हैं। नेचर की बात करें तो ये तो अनऑर्गेनाइज्ड होता है और जो मोस्टली हमारा टाइम होता है वो एम्प्लॉय क्या कर रहा है? ओल्ड मेथड्स। अब धीरे धीरे आफ्टर कोविड तो लोग फिर भी नई टेक्नोलॉजीज यूज़ करने लग गए, लेकिन मेजरली हमने क्या देखा है? ओल्ड मेथड्स ही यूज़ हो रही हैं, ठीक है। जब हमारे PM आए थे ना, तो उन्होंने बहुत सारी कोशिश की थी कि वो इसराइल वगैरह से ना क्या करें? टेक्नोलॉजी लें। इसराइल प्लस ऑस्ट्रेलिया मेजरली दो ऐसी कंट्रीज थी, US भी था, ठीक है। इनसे टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करके हमारे यहाँ लेकर आए और हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर है उसको इम्प्रूव करें, ठीक है। अभी उतनी चीज़ें हमें देखने के लिए नहीं मिल रही, जब वो आए थे तब तो काफ़ी एग्रेसिव अप्रोच थी उनकी। फिर इसके बाद में बात करें, ऑर्गेनाइज जो है सेकेंडरी सेक्टर और क्या कर रहा है? ज़्यादा एफिशिएंट प्रोडक्शन मेथड्स को एम्प्लॉय कर रहा है। ज़्यादा तो ऐसे बहुत ज़्यादा तो नहीं कर रहा है, थोड़े बहुत ही कर रहा है। ये जो है सर्विस सेक्टर, ये बेटर है हमारे यहाँ। यहाँ पर क्या एडवांस लॉजिस्टिक्स टेक्निक्स यूज़ हो रही हैं, ठीक है। अगर हम बेटर की बात करें ना, NTPC बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है आप देखोगे तो, लेकिन BHEL देखोगे तो काफ़ी ख़राब परफॉर्म कर रहा है। तो ऐसी ही है भाई, बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन भी है ये चीज़। फिर सेक्टर वाइज भी है कि प्राइवेट सेक्टर है तो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, है ना। चलिए, एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो यहाँ पर हमारी कंट्री के मेजरली ज़्यादातर लोग बेसिकली कह सकते हैं 48% ऑफ आवर पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। देन यहाँ पर अगर हम बात करें सेकेंडरी सेक्टर की, तो यहाँ पर पर्टिकुलर सेट ऑफ टैलेंट चाहिए, तो एम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो इक्विलिब्रियम में रहता है। और सेक्टर अगर हम बात करें सर्विस सेक्टर की, तो यहाँ तो हम देख रहे हैं कि ड्रास्टिकली बढ़ता जा रहा है। अब बात करते हैं प्राइमरी सेक्टर का। अगर कंट्रीब्यूशन देखें तो 1950 में कितना है? 51.8। 2002 और 23 में कितना है? 18.4%। जहाँ पहले 50% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वहाँ अब 20% भी नहीं कर रहे। टर्शरी सेक्टर देखोगे तो यहाँ पर 1/3 कर रहा है और यहाँ मोर देन 50% कर रहा है। सेकेंडरी सेक्टर जो है आपका 14 से लेकर 28% पर आ गया, डबल हो गया, ठीक है। समझ में आ गया। तो एग्रीकल्चर गिर रहा है, बाकी दोनों सेक्टर्स जो हैं वो इम्प्रूव कर रहे हैं। चलिए, एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो सबसे ज़्यादा मेन अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड क्या होता है? अनऑर्गेनाइज्ड में आपको किसी भी तरह के गवर्नमेंट फ़ायदे नहीं मिल रहे होते, ऑर्गेनाइज्ड में मिल रहे होते हैं, जैसे PF वगैरह हो गया, ठीक है। अनऑर्गेनाइज्ड में कोई सैलरी इंक्रीज होने से रिलेटेड या फिर आपका एम्प्लॉयमेंट कहीं पर रजिस्टर्ड है, ये सारी चीज़ें यूजुअली नहीं होती हैं। और ऑर्गेनाइज्ड में ये सारी चीज़ें आपकी कहीं ना कहीं पर एक जगह रजिस्टर में कहीं या फिर बेसिकली किसी डेटाबेस में आपके बारे में इंफॉर्मेशन होगी, अगर आप ऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क कर रहे हो।
अगर बात करें हम कि जो हमारी लेबर फोर्स है उसका 93.4% इकोनॉमी का, दैट इज़ 40.0 करोड़ लोग जो हैं वो एम्प्लॉयड हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, ठीक है। एग्रीकल्चर की बात नहीं हो रही है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात हो रही है। इसमें अगर हम बात करें एग्रीकल्चर का जो शेयर है ग्रॉस इनकम में वो डिक्लाइन करता जा रहा है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने क्या बोला, इन्होंने बोला 54.6% जो टोटल वर्कफोर्स है वो एग्रीकल्चर एंड एलिड सेक्टर्स में इंक्लूडेड है। एलिड सेक्टर क्या हो गए, फिशिंग, ठीक है ना, फॉरेस्ट्री एक्सेट्रा, तो वहाँ पर भी। चलो अब अगर हम बात करें कि 17.8% ऑफ कंट्री की जो जीवीए है वो कहाँ से आ रही है, वो एग्रीकल्चर सेक्टर से आ रही है। यहाँ पर कुछ और भी स्टैट्स हैं, ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, अब तो नहीं रहे हैं, आप अगर चाहो तो एक बार गो थ्रू कर सकते हो, लेकिन इसमें से ऐसे कुछ आएगा नहीं एग्जाम में। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर की। इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या है, इसमें हमने देखा जो हमारा ग्रॉस वैल्यू एडेड है वो बढ़ गई है, कितनी बढ़ गई है, 17% थी 1950-51 में, अब हो गई है 29% के अराउंड। और जीडीपी हमने देखा था ना कितना जीडीपी में कंट्रीब्यूशन था, 28% हो चुका है, पहले कितना था 14% कुछ था। चलिए अब अगर हम बात करें कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो 4 में कर रहे हैं। एक तो हो गया माइनिंग एंड क्वेरिंग, देन मैन्युफैक्चरिंग, देन पावर गैस वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी सर्विसेज एंड देन कंस्ट्रक्शन। अगर हम बात करें फेजेस ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर, तो इसमें क्या है, 4 फेजेस हो गए आपके। एक तो जो अभी हुआ एलपीजी के बाद में, ठीक है, एक होता है हमारा एलपीजी से पहले वाला फेज़, जहाँ पर कि हमारी रिकवरी की डिमांड जो है वो और ज़्यादा बढ़ गई थी, यहाँ पर ही हमारे बीओपी क्राइसिस भी देखने के लिए मिले थे, ठीक है। ये है हमारा फेज़ टू 1965 से 1980, यहाँ पर क्या हुआ, वॉर बहुत ज़्यादा होने लग गए थे, तो इकोनॉमी वैसे ही फॉल कर रही थी। और फेज़ 1 1951 से 65, इसमें क्या था, इंडस्ट्रियल फाउंडेशन हमारा हुआ था। किसने शुरू किया था इंडस्ट्रियल फाउंडेशन इंडिया में, इसरो, ये सारे जो थे हमारे पीएसयूज वगैरह, ये हमारे जो जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की। तो इसे कौन कैलकुलेट कर रहा है, इसे कैलकुलेट कर रहा है एनएसओ, ठीक है। ये क्या चेक कर रहे हैं, ये चेक कर रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इन अ गिवन ईयर कितना चेंज हो रहा है। अच्छा, इसमें बेस ईयर अब हमारा कौन सा है, 2011-12, एंड गवर्नमेंट बात कर रही है इसको कितना करने की, 2017 करने की बात कर रही है, ठीक है। इस इंडेक्स से हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है जो ब्रॉड सेक्टर्स है ना हमारी इकोनॉमी के, जैसे माइनिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ठीक है, वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, और जो ग्रोथ है हमारी वो कैसी हो रही है बेसिक गुड्स, कैपिटल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के बीच में, ठीक है ना। अब एनएसओ और क्या कैलकुलेट कर रहा है, एनएसओ कैलकुलेट कर रहा है इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज। कोर इंडस्ट्रीज क्या होंगी हमारी, कोर इंडस्ट्रीज जिनको हमें मेजरली चाहिए ही चाहिए, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी है, वो तो हमारी मेन रिक्वायरमेंट है ना, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स हो गए, स्टील हो गया, कोल हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, नेचुरल गैस, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स, है ना, तो ये तो हमारी कोर इंडस्ट्रीज में आ जाते हैं। चलिए सर्विस सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर क्या है, इंटेंजिबल और इनविजिबल गुड्स ये प्रोड्यूस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जो मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ ये भी एक तरीके की सर्विस ही है जो मैं आपको दे रही हूँ। क्या मैं आपको कोई भी फिजिकल चीज़ दे रही हूँ जिसमें कि बेसिकली आपको कोई मैं ऐसा प्रोडक्ट या गुड प्रोड्यूस करके तो नहीं दे रही ना जिसको आप टच कर सकते हो, नहीं ना, तो फिर ये क्या हो गया, इंटेंजिबल सर्विसेज आई एम प्रोवाइडिंग यू, तो सर्विस सेक्टर में वही आता है, ठीक है। इंडिया का जो सर्विस सेक्टर है वो जितना इसका जीवीए है उसके प्रपोर्शन में अपनी जॉब्स क्रिएट नहीं कर रहा, ठीक है ना। अगर हम बात करें आउट ऑफ टोटल नेट सर्विस एक्सपोर्ट्स ओनली अबाउट 40% परटेन्स टू सॉफ्टवेयर, ठीक। चलो पूरा ऐसा नहीं है कि पूरा आईटी ही सर्विस सेक्टर है, ये भी याद रखिएगा, यहाँ पर यही बताया गया है। अब अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट की तो मैन्युफैक्चरिंग में 12% के अराउंड लेबर फोर्स आ रहा है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे यहाँ उतने स्किल्ड लोग नहीं हैं। लेकिन अगर हम बात करें ऑल ओवर द वर्ल्ड, फॉर एग्जांपल अगर आप जर्मनी की बात कर रहे हो जो मैन्युफैक्चरिंग में बहुत अच्छा है, ठीक है ना, यूजुअली कैपिटल एसेट्स वगैरह प्रोड्यूस करता है, तो वहाँ देखेंगे जो मास एम्प्लॉयमेंट होता है लोगों का वहाँ पर, ठीक है ना। और अगर हम देखें कि जितने भी लो स्किल्ड वर्कर्स हैं उन सभी के लिए जो मास एम्प्लॉयमेंट है वो ऐसी ही जगहों पर मिल जाता है। सेकेंड आता है कंस्ट्रक्शन सेक्टर। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में आपने देखा ही होगा हमारे कितने ज़्यादा लोग इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है, तो इट एम्प्लॉयज ओवर 31 मिलियन पीपल अकाउंटिंग फॉर अराउंड 8% ऑफ टोटल एम्प्लॉयमेंट। अब बात होती है सनराइज सेक्टर की। सनराइज सेक्टर कौन से होते हैं, ये वो सेक्टर हुए जहाँ पर हमें ये लग रहा है कि दे आर ग्रोइंग
and will develop in future as well. For example green energy, तो अभी ग्रीन एनर्जी का ट्रेंड शुरू हुआ है, लेकिन आज से 20 साल बाद में अगर देखोगे तो ये जो इंडस्ट्री होगी ये बहुत अच्छे ग्रोथ रेट पर या मैच्योरिटी रेट उस पर स्टेज पर आ चुकी होगी, है ना। देन प्रोसेसिंग प्लांट्स हो गए, रिटेल सेक्टर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो गया, फिनटेक्स आप देखो आज के टाइम में कितना अच्छा ग्रो कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आप देखो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ना, टेलीकम्युनिकेशन, एडटेक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल्स, देन हेल्थ केयर। ओके, अब बात करते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर। जैसे मैंने आपको बताया अनऑर्गेनाइज सेक्टर की क्या बात है कि भाई ये एक तो इनफॉर्मल सेक्टर है ना, इसको कोई रेगुलेट नहीं कर रहा, यहाँ पर जो लोग हैं उनके पास कोई ऐसे कुछ खास राइट्स है नहीं, उनकी इनकम टाइम पर नहीं बढ़ रही है, ठीक है ना। और ज़्यादातर कौन से लोग हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, जो इलिटरेट है। तो ये एक इनफॉर्मल एंड नॉट रेगुलेटेड सेक्टर है, यहाँ पर स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस एंड इंडिविजुअल वर्कर्स वर्क कर रहे हैं, लैक ऑफ लेबर लॉज एंड रेगुलेशंस एंड लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी। अब बात करें ऑर्गेनाइज सेक्टर की, तो यहाँ पर देखेंगे आप फॉर्मल है, रेगुलेटेड है, लेबर लॉज और रेगुलेशंस दोनों फॉलो हो रहे हैं, टिपिकली लार्जर एंटरप्राइजेस जो हैं वो इस्टेब्लिश कर रहे हैं इनको। फॉर एग्जांपल टाटा की बात कर लो, वैसे आज रतन टाटा जी का भी डेथ हो चुका है, तो बेसिकली कल रात हो गया था, तो सॉरी मुँह से टाटा ही निकला। हाँ जी, तो टाटा की अगर हम बात करें टाटा सन्स की, तो टाटा सन्स में जो लोग काम कर रहे हैं वो किस में आ जाएंगे, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि उनके पास में क्या क्या होगा, उनके पास एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड सारी के सारे अपनी राइट्स होंगी, ठीक है ना, वो एक तरीके से रजिस्टर्ड होंगे, रेगुलेटेड होंगे। तो इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, जो लार्जर एंटरप्राइजेस हैं और जिनके स्टैब्लिश स्ट्रक्चर हैं वो हमारे ऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। ये यहाँ पर क्या है, एम्प्लॉयमेंट और बेनिफिट्स जो हैं एम्प्लॉयज़ के वो काफ़ी अच्छे से डिफाइंड हैं। अब बात करते हैं प्लानिंग। प्लानिंग किसकी, इकोनॉमिक्स की, ठीक है। आपकी कंट्री जो है उसकी इकोनॉमिकल प्लानिंग होगी कि भाई हमें अगले 5 साल क्या करना है, अगले 10 साल हमारा क्या प्लान है, अगले 25 साल के लिए हम क्या करने वाले हैं, 2 साल में हम क्या करेंगे। तो वो सारी प्लानिंग कौन करता है हमारे लिए, हमारी गवर्नमेंट कर रही है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि भाई टाइप ऑफ प्लानिंग क्या क्या है, सेक्टोरल और ज्योग्राफिकल हो गई, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म हो गई, रीजनल हो गई, नेशनल लेवल पर हो गई, फेडरल हो गई, फेडरल बोले तो स्टेट लेवल्स पर, ठीक है ना, स्टेट और लोकल लेवल, देन सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड। अब इंडिया में क्या शुरू हुआ था, सबसे पहले जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद में हमारे यहाँ पर 5 ईयर प्लान शुरू करवाए। किसने शुरू करवाए थे, हमारे उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी ने शुरू करवाए थे, ठीक है। फिर हमारे यहाँ पर प्लानिंग कमीशन आया, प्लानिंग कमीशन के बाद में क्या हुआ, हमारे दूसरे प्राइम मिनिस्टर आए जिनका नाम है नरेंद्र मोदी जी। तो नरेंद्र मोदी जी ने क्या बोला, उन्होंने बोला प्लानिंग कमीशन ठीक से काम नहीं कर पा रहा, इसलिए हम लेकर आएंगे नीति आयोग, ठीक है। अब क्या डिफरेंसेस हैं इनमें, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। प्लानिंग कमीशन कब आया है, 1950 में आया था। ये क्या है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, बोले तो ये किसी एक्ट के अंडर नहीं आ रही थी, तो इसको डिसॉल्व करना भी बहुत आसान था, क्योंकि इनका काम क्या था, सिर्फ कैबिनेट को ये एडवाइस करते थे कि आप ये चीज़ें कर लो, लेकिन ये किसी एक्ट में डिफाइंड नहीं थे, ठीक है ना। एक्ट कैसे, मान लो कंपनीज एक्ट होता है, जीएसटी एक्ट होता है, इस तरह से कोई भी एक्ट के अंदर ये डिफाइंड नहीं थे। ये क्या थी, एक एडवाइजरी बॉडी थी जो किसको एडवाइस कर रही थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोले तो कैबिनेट को डिफाइन बेसिकली एडवाइस कर रही थी कि इकोनॉमिक एंड सोशल मैटर्स में किस तरह वर्क करना है, क्या पॉलिसीज हम लेकर आ सकते हैं, कितना जीडीपी हमें अभी टारगेट करके चलना है, ठीक है ना। पहला आया हमारा फर्स्ट ईयर प्लान, 1951 से 56 तक चला, जिसमें हमने एस्टिमेट किया कि जीडीपी जो होगा वो 2% के अराउंड रहेगा, लेकिन एक्चुअल जीडीपी टारगेट से ज़्यादा था। अब इसमें 5 आईआईटी भी इस्टेब्लिश हुए। उस टाइम देश की इकनॉमी सोच के चलिएगा, जिस टाइम पे हमारा देश गरीबी से बहुत ज़्यादा लड़ रहा था, तब हमारे देश में 5 आईआईटी आए हैं, ठीक है ना। इसके अलावा गवर्नमेंट का रोल बहुत एक्टिव था। फिर उसके बाद हैरोल्ड डॉमर मॉडल लगाया गया, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन वगैरह जो था ना, वो सारी चीज़ें आनी शुरू हो गई थी हमारे यहाँ पर। फोकस हुआ एग्रीकल्चर पर और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर। फिर सेकंड आया हमारा 1956-61 में सेकंड प्लान, जिसमें हमने क्या सोचा, 4.5% का ग्रोथ रेट। कितना हुआ, 4.2, तो एस्टिमेटेड से कम था, ठीक है। ये किसकी लीडरशिप में था, पीसी महालनोबिस की लीडरशिप में था,
यहाँ पर क्या हुआ, फूड और कैपिटल शॉर्टेज एक्सपीरियंस किए गए। आपने कहानी सुनी होगी कि यूएस से हमने गेहूं मांगा था, उन्होंने दिया नहीं था, फिर हमने ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में लेकर आए थे। तो वो सारी कहानियाँ इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड है। फिर इसके बाद में एम्फेसिस दिया गया इंडस्ट्रियलाइजेशन पर, जहाँ हमने बात की हैवी इंडस्ट्रीज और कैपिटल गुड्स की, कि हमें कैपिटल गुड्स बनाने हैं, ठीक है ना। जो PSUs वगैरह अब चल रहे हैं वो इसीलिए उस टाइम पर लाए गए थे। अच्छा, इसरो भी इसी टाइम पर लाकर आए थे हम लोग, और इसरो जब आया था ना तो लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था कि जिस देश में खाने के लिए भी पैसे नहीं है वहाँ हम स्पेस में जाने की बात कर रहे हैं। तो इतने क्रिटिसिज्म से ये बॉडी होकर निकली है, एंड नाउ यू लुक एट द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, है ना। चलो, थर्ड प्लान की बात करें तो 1961 से 65 में यहाँ पर भी क्या टारगेट है, 5.6% का हुआ, क्या 2.54% का हुआ बस। एक्चुअल ग्रोथ रेट की बात करें तो वॉर्स, ड्रॉट्स, ये सब बहुत ज़्यादा हो रहे थे। 1961 में हमने कौन सा वॉर हारा था, किसके साथ हारा था हमने, चाइना के साथ में हारा था, ठीक है। फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया कि भाई अपनी कंट्री को इतना सेल्फ सफिशिएंट बना लो फूड में कि हमें ऐसे बार बार प्रॉब्लम्स नहीं आए। फिर फोर्थ प्लान आया। फोर्थ प्लान किसका था, 1969 से 74 में। यहाँ हमारा एस्टिमेट था 5.6 का, हुआ बस 3.3, ठीक है। यहाँ क्या था, यहाँ गडगिल स्ट्रैटेजी आई थी। गडगिल स्ट्रैटेजी में क्या बोला गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ ना कुछ स्टेट्स का नाम लिया गया, ठीक है, जिन्हें हम बीमारू स्टेट्स भी कह देते हैं। बोला गया कि भाई इनको ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए, इनकी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, ठीक है, और जो टैक्स ग्रोथ है इनके यहाँ पर वो वैसे भी बहुत कम है, इनके यहाँ पर कुछ अच्छी चीज़ें नहीं हो रही। फॉर एग्जांपल असम, बिहार, यूपी, है ना, मध्य प्रदेश, तो ये सब क्या थे, ये पीछे चल रहे थे स्टेट्स, तो इनको बोला गया कि इनको स्पेशल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए कुछ टाइम के लिए। फिर इसके अलावा ड्रॉट्स आई, इंडो पाक वॉर हुआ 1971-72 वाला। इसमें क्या हुआ था, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान जो थे वो डिवाइड हो गए थे। ईस्ट पाकिस्तान क्या है, आज के टाइम का बांग्लादेश, ठीक है ना, जो बांग्लादेश भी नहीं रहा, कुछ और ही बन के निकलेगा। चलिए, फिर बात करते हैं फिफ्थ प्लान की। तो फिफ्थ प्लान क्या हुआ, 1974 से 79। यहाँ पर फिर हमने एस्टिमेट किया 5.2 का, मिल गया हमें उससे भी ज़्यादा 5.5, ठीक है। फोकस किस पर है, एग्रीकल्चर पर है, गरीबी हटाओ, ये सारी स्कीम्स वगैरह आई थी। देन सेल्फ रिलायंस, नेशनलाइजेशन हुआ 14 PSBs का, पब्लिक सेक्टर बैंक्स का। देन ग्रीन रेवोल्यूशन। फिर अगर हम बात करें सिक्स्थ प्लान की, तो सिक्स्थ प्लान में क्या हुआ, 1980 से 85 में एस्टिमेटेड 5.2% और एक्चुअल कितना आया, 5.7% आया। फिर गरीबी हटाओ, यहाँ पर इस्टेब्लिश की गई स्ट्रैटेजी प्रॉपरली, ठीक है ना। यहाँ पर बस बात हो रही है, यहाँ पर एक पूरे की पूरी स्कीम ही ले आए थे गरीबी हटाओ। चलो, फिर बात करते हैं सेवन्थ प्लान की। यहाँ पर 5% इन्होंने देखा, हुआ कितना, 6% हुआ। अभी तक कितने ऐसे प्लान्स हैं जिसमें हमने मीट किया है टारगेट, और कितने ऐसे प्लान्स हैं जहाँ हम नहीं मीट कर पाए हैं, बताना एक बारी। चलो, इसके बाद में इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि ग्रोथ इंप्रूव करनी है हमें कुछ एरियाज़ में जहाँ पर इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं है। अच्छा, 3 रोलिंग प्लान्स भी थे हमारे, जो एनुअल प्लान्स आए थे। वो एनुअल प्लान्स क्यों आए थे, क्या हुआ था, वो भी बताना आप एक बारी कि क्या हुआ था उस सिचुएशन में, ठीक है। देन एट्थ प्लान। एट्थ प्लान में क्या है हमारा, ये वाला हमारा एक्चुअल ग्रोथ काफ़ी हाई रहा था एस्टिमेटेड से, ठीक है। रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ होने लग गई थी, क्यों हुई थी, यहाँ पर क्या आया था, LPG आया था, ठीक है ना। तो डेफिनेटली ग्रोथ तो अच्छी होनी ही थी। चलिए, फिर इंपोर्ट्स वगैरह, एक्सपोर्ट्स, ये सब बढ़ गए थे, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गई थी, ग्लोबलाइजेशन आ गया था, तो फिर ऑब्वियसली हमारी इंडस्ट्रीज आनी शुरू हो गई थी। देन नाइन्थ प्लान आया। नाइन्थ प्लान में एस्टिमेट कितना था, 7.1% का, एक्चुअल कितना हुआ, 6.8% का हुआ, ठीक है। ग्रोथ विद जस्टिस एंड इक्विटी। देन बात करें बेसिक मिनिमम सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हम बात करें 10th प्लान की, तो एस्टिमेटेड 8.1 है और एक्चुअल 7.7% है। अब बात करते हैं 11th प्लान। 11th प्लान में क्या है, 9% टारगेट किया, 7.5% ही रह गया। इसमें क्या हुआ था, फिर लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी कि भाई हमारी जो गवर्नमेंट है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही, ठीक है। फिर आया 12th प्लान। 12th प्लान में हमारे आए SDGs, जिनका हमने इम्प्लीमेंटेशन की बात की। एस्टिमेट किया 8 से 9% रहा, कुल 6.7%, ठीक है। अब आता है नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग आया तो कब आया था नीति आयोग, नीति आयोग आया था 2015 में, ठीक है। नीति आयोग की अगर हम बात करें तो इसका 2 हब्स हैं जिसमें ये वर्क करता है टीम इंडिया पर, ठीक है, एंड द नॉलेज एंड इनोवेशन हब, ठीक।
बात करें कि इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। इसकी जो गवर्निंग काउंसिल है उसमें कौन कौन होगा, चेयरपर्सन होंगे। चेयरपर्सन कौन है, प्राइम मिनिस्टर है। फिर एक्स ऑफिसो मेंबर्स रहेंगे, वाइस चेयरपर्सन रहेंगे, फुल टाइम मेंबर्स रहेंगे, सीएम्स रहेंगे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के, ठीक है। एलजी रहेंगे कहाँ के, अंडमान निकोबार आइलैंड्स के। देन स्पेशल इन्विटीज होंगे नीति आयोग के, जिनका इनको ये लगता होगा कि एक्सपर्ट नॉलेज हमें दे सकते हैं। फिर इनकी एक स्ट्रैटेजी आई, न्यू इंडिया @75, ठीक है। 75 का मतलब क्या है, अमर्त्य काल वगैरह आपने सुना होगा ना। अब 2018 में इन्होंने क्या बोला कि जो इंडिया है उसके लिए हम एक नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी लेकर आ रहे हैं, जिसके क्लियर ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर, ठीक। डॉक्यूमेंट में 41 चैप्टर्स थे, जिनको 4 सेक्टर्स में डिवाइड किया, ड्राइवर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, इंक्लूजन एंड गवर्नेंस। ड्राइवर्स में क्या होगा, क्या की ड्राइवर्स है हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी इकनॉमी के लिए, है ना, हेल्थ, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें, तो वो सब थे। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर आया। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या था कि रेल डेवलपमेंट अथॉरिटी को हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है ना, बेसिकली। और क्या होगा कि ज़्यादा इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले पाएंगे, इंटीग्रेटेड रहेंगे, ट्रांसपेरेंट रहेंगे, डबल कर लेंगे जो भी हमारे फ्लाइट शेयर्स हैं। फ्लाइट बोले तो जो भी शिपिंग वगैरह से रिलेटेड हैं, हमारे कोस्टल रीजन्स वगैरह में जो हमारी लॉजिस्टिक्स वगैरह जा रहे हैं, है ना, जो भी हमारे शिपिंग बिजनेसेस हैं, वाटरवेज वगैरह बेटर करेंगे, वायबिलिटी कैपिटल फंडिंग लेकर आएंगे। देन इसके अलावा भारत नेट प्रोग्राम लेकर आए, जहाँ पर क्या था कि 2.5 लाख ग्राम पंचायत को हम डिजिटली कनेक्ट कर देंगे। फिर आईटी अनेबल्ड प्लेटफॉर्म लेकर आएंगे डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स के लिए, ठीक है। तो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर की वही बात है कि आप ना आना जाना, लॉजिस्टिक्स वगैरह ये सब कैसे कंट्रोल करने हैं। फिर आया इंक्लूजन। इंक्लूजन में क्या है कि 3 डायमेंशन पर वर्क करेंगे, हेल्थ, एजुकेशन एंड प्लानिंग। फिर इससे क्या होगा, इससे जितने भी हमारे अंडर सर्व्ड लोग हैं हम उनको बेटर सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएंगे और उनके एजुकेशन, उनके हेल्थ पर वर्क कर पाएंगे, जिससे वो विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी से बाहर निकल पाएँ, ठीक। की स्ट्रक्चर्स क्या हैं फंड्स के, डोमेस्टिक बजटरी सोर्सेज, जो भी गवर्नमेंट है हमारी, जो भी उसकी इकनॉमी है, तो उसको क्या क्या मिलता है, उसको टैक्सेस मिल रहे हैं, है ना। हम लोग डिपॉजिट्स करते हैं बैंक्स में जाकर, तो हमारी जो सेविंग्स वगैरह होती हैं, एफडीज होती हैं, वो भी तो बैंक री इन्वेस्ट कर रहे हैं। देन डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या है कि जो इन्होंने बोरोइंग्स ली हैं, ठीक है ना, उन बोरोइंग्स को क्या कर रहे हैं ये लोग, कहीं और थोड़ी सी बोरोइंग से जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है उससे इनको फंड कर रहे हैं, यहाँ के जो इंटरेस्ट है उनको पे कर रहे हैं। देन फॉरेन असिस्टेंस हो गए, जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया, तो उन्होंने कुछ पैसे हमें दे दिए या फिर हमने कुछ उधारी ले ली। फिर और एडीबी हो गया, हमने उनको बोला कि हमारे यहाँ रोड्स बननी है, आप थोड़ा सा इन्वेस्ट कर दो, मेट्रो बननी है, आप थोड़ा सा इन्वेस्ट कर दो, इस तरीके से हो गया। चलो फाइनेंशियल रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो मैंने आपको ये तो बता ही दिया है डोमेस्टिक बजट रिसोर्सेज क्या है। देन डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या है। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब होता है जो आपके एक्सपेंसेस हैं वो आपके रेवेन्यू से ज़्यादा हैं। जब आपके एक्सपेंसेस रेवेन्यू से ज़्यादा हैं तो इन एक्सपेंसेस का जो इंटरेस्ट आपको पे करना है वो आप कैसे करोगे, वो आप फिर पे करने के लिए क्या करोगे, जो आपने बोरोइंग्स और दे रखी हैं वहाँ से जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है या तो आप उससे करोगे, या तो फिर आप और बोरोइंग्स लेकर इन वाले बोरोइंग्स के इंटरेस्ट रेट्स को पे करोगे। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग में आप मेजरली यही कर रहे हो कि आप अपने लिए जो बोरोइंग्स ली हैं उनका इंटरेस्ट पे करने के लिए और थोड़ी सी बोरोइंग्स ले रहे हो, या फिर आप क्या कर रहे हो, आप जो आपके आरबीआई के पास में कैश रिजर्व्स हैं उनको यूज़ कर ले रहे हो। अभी इस पर बहुत हल्ला भी रहता है, पिछले साल भी रहा था और इस साल भी बहुत हल्ला हुआ है, ठीक है। देन उसके अलावा बोरोइंग कर रहे हो आरबीआई से। चलो फॉरेन असिस्टेंट की बात करें तो आईबीआरडी क्या है, वर्ल्ड बैंक की एक ब्रांच है। इसकी फुल फॉर्म आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। देन वर्ल्ड बैंक जो है वो क्या कर रहा है, इंडियाज़ गोल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फुलफिल करने की कोशिश कर रहा है ताकि पॉवर्टी रिड्यूस कर पाए। अब कुछ सेक्टर्स अगर हम बात करें जो हाईएस्ट एफडीआई ले रहे हैं, तो सबसे पहले तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर हो गए, फिर सर्विस सेक्टर हो गए जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, नॉन फाइनेंस वाले, देन ऑटोमोबाइल हो गया, है ना, फिर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ एंड देन ट्रेडिंग एक्टिविटीज़। एफआईआईज वगैरह से आते रहते हैं ना इन्वेस्टमेंट्स हमें। चलिए अब बात करते हैं एमएसएमईज की। एमएसएमईज क्या कर रहे हैं, एमएसएमईज ना थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ठीक है। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ऐसे ही छोटे छोटे प्रोडक्शन वगैरह से ही इंडियन इकनॉमी को धीरे धीरे पुश मिल रहा है, और पुश मिल रहा है तो ये भी जो है ग्रो करते जा रहे हैं, जिससे कि इकनॉमी हमारी और स्टेबल और स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। तो इसीलिए इनका जो कंट्रीब्यूशन है ना वो बहुत सिग्निफिकेंट माना जाता है, ठीक है।
चलिए, अगर हम बात करें कि ये जो सेक्टर है ये रफली कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो 45% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट, 40% ऑफ एक्सपोर्ट्स हमारे जो हैं, और 28% जीडीपी में, और एम्प्लॉयमेंट भी अलग से प्रोवाइड कर रहे हैं 120 मिलियन लोगों को, ठीक है ना। चलो बात करते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की। ये कौन है? ये है श्री मोरारजी देसाई, ठीक है, ये भी हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे थे, इनकी भी गवर्नमेंट आई थी। ये बोले यार गरीबी तो हट ही नहीं रही है, और गरीबी क्यों नहीं हट रही है? क्योंकि जो लोअर सेक्शन है उनके पास पैसे नहीं जा रहे हैं। उनके पास पैसे क्यों नहीं जा रहे हैं? कि जो बैंक्स हैं वो तो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को पैसा देने में लगे हुए हैं। एक काम करते हैं, इन बैंक्स को बोल देते हैं लिमिट लगा रहे हैं हम, अगर इतने पैसे आपने इन सेक्टर्स में नहीं दिए तो फिर आपके ऊपर हम एक्शन लेना शुरू कर देंगे। तो इसीलिए इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि बैंकिंग लॉज को अमेंड किया जाए और प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स बिठाए जाएं, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर वो जो सेक्टर्स थे हमारे, जो इनमें हमने देखा कि वीकर सेक्शन जो था वो ज़्यादा इन्वॉल्व था और जहाँ पर ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल रहा था, जैसे कि हमारे एग्रीकल्चर या एमएसएमईज, वहाँ पर अब बैंक ज़्यादा लोन्स देंगे, ठीक है ना। तो अब इसकी कैटेगरीज क्या थी? एग्रीकल्चर, एमएसएमई, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर आपको हो सकता है एजुकेशन से रिलेटेड हो गया, ठीक है ना, एनजीओज वगैरह से हो गए। तो बेसिकली सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कोई वाटर बॉडी है ना, वाटर क्लीनिंग बॉडी है, तो वो आपके सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्प कर रही है। देन रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, अब फिर अदर्स हो गए एंड वीकर सेक्शंस हो गए। चलो अब बात करते हैं हम टोटल पीएसएल की, क्या हमारी वो लिमिट्स लगी हुई हैं। अगर डोमेस्टिक बैंक्स हैं या डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स हैं, आरआरबीज और एसएफबीज को हटाकर, एसएफबीज बोले तो स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है, तो और फॉरेन बैंक्स हैं जिनकी 20 ब्रांचेस से ज़्यादा इंडिया में हैं, तो उन्हें क्या करना है? उन्हें अपने 40% ऑफ एएनबीसी इंडिया में बेसिकली पीएसएल देना है। फॉरेन बैंक्स जिनकी जो 20 ब्रांचेस से कम है उन्हें 40% ऑफ एएनबीसी देना है, ठीक है, या फिर सीओबी देना है। इसके अलावा क्या है? इसमें जो 32% होगा वो लैंडिंग जो होगी वो एक्सपोर्ट की फॉर्म में होगी, और 8% से कम आप किसी भी प्रायोरिटी सेक्टर में और नहीं दे सकते, ठीक है ना। मतलब बाकी सब में भी आपको 8+ ही देना है, 8% से ज़्यादा ही देना है या 8% तक देना है। आरआरबीज की बात करें तो अब ये तो मेजरली बने ही रूरल एम्प्लॉयमेंट को इम्प्रूव करने के लिए हैं, तो यहाँ पर 75% आपको देना होगा, ठीक। इसके अलावा क्या है? आप लैंडिंग करेंगे एमएससीज को, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और रिन्यूएबल एनर्जी को, ठीक है। फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक 75% ऑफ एएनबीसी, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं एग्रीकल्चर की। अगर हम बात करते हैं कि जो हमारी कैटेगरीज हैं वो कैसे कैसे हैं, एग्रीकल्चर, माइक्रो एंटरप्राइजेस एंड देन एडवांसेस टू वीकर सेक्शंस। तो इसमें क्या होगा? 18% ऑफ एएनबीसी या फिर सीईओबी देना है। एएनबीसी क्या हुआ आपका? एडजस्टेड नेट बैंकिंग क्रेडिट, ठीक है ना, और या फिर जिसमें कि 10% जो होगा वो आपका कहाँ जाएगा? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए जाएगा, अगर आप एग्रीकल्चर में कर रहे हो। फॉरेन बैंक्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। रीजनल रूरल बैंक्स के लिए 18% होना चाहिए, जिसमें से 10% आपका किसको जाएगा? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को जाएगा। 18% आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए, जहाँ पर अगेन 10% का आपका एसएमएफ्स के लिए जाना चाहिए। देन एमएसएमईज का बात करें तो 7.5%, एडवांसेस टू वीकर सेक्शंस 12%। इसमें ये सब एप्लीकेबल नहीं है, यहाँ पर 7.5%, इसमें 15% रहेगा और यहाँ पर 12% स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंडर, ठीक है। चलिए वो ना आप याद कर लीजिएगा, एक बार मेरे रीड करने से आपको याद नहीं होगा तो प्लीज़ एक बार ही याद कर लीजिएगा। अब अगर हम बात करें कि जो हमारी पीएसएल गाइडलाइंस थी अब उनको रिवाइज़ कर दिया गया। रिवाइज़ क्यों किया गया? ताकि हम और ज़्यादा बेटर वे में इंक्लूसिव डेवलपमेंट कर पाएँ। इसलिए क्या क्या इसके लिए बोला गया कि जिन स्टार्टअप्स हैं जहाँ पर बेसिकली उनकी नेटवर्थ जो है वो 50 करोड़ रुपए तक है, उनको भी बैंक्स फाइनेंस कर सकते हैं। बैंक्स जो है हमारे फार्मर्स को इंस्टॉलेशन करवा सकते हैं सोलर पावर प्लांट्स का, ताकि उनकी एक और जो हमारी इनकम है वो भी बढ़ जाए। वो पीएम किसान स्कीम आई थी ना, तो पीएम किसान स्कीम में क्या था कि भाई एक बार आप अपने यहाँ पर भी सोलर पावर प्लांट्स लगाओ, ग्रिड से आपके मेन ग्रिड से कनेक्ट कर दिया जाएगा, जो भी पावर होगी मैन्युफैक्चर उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ पैसे दे दिए जाएंगे। फिर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट, ठीक। चलिए अब अगर हम बात करें कि एमएससीज की या एमएसएमईज की डेफिनेशन क्या है, तो अगर हमारा माइक्रो इंडस्ट्री है
तो हम बोलेंगे इन्वेस्टमेंट एंड इन प्लान एंड मशीनरी जो है वो 1 करोड़ रुपए से कम होनी चाहिए और टर्नओवर 5 करोड़ तक होना चाहिए। अगर स्मॉल की बात करें तो 10 करोड़ से कम होना चाहिए और टर्नओवर 50 करोड़ से, और मीडियम की बात करें तो 50 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट प्लांट और मशीनरी में और 250 करोड़ से कम का टर्नओवर होना चाहिए। पुराने वाले इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं, आपको एक बार गो थ्रू करना है तो आप गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। चलो, अब अगर हम बात करें कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई है, उन्होंने एक गोल रखा है कि हम जो इंडिया में कंट्रीब्यूशन है, जीडीपी कंट्रीब्यूशन एमएसएमई सेक्टर का, वो 50% तक कर देंगे बाय 2025। गोल्स ये लोग ऐसे रखते हैं कि ये आराम से मीट ही ना कर पाएँ, तो जितने हाई गोल्स होंगे उतना ही ये उसको रख देंगे, मीट ये कर नहीं पाएंगे, फिर ईयर बाय ईयर एक्सटेंड करते रहेंगे, ठीक है ना। सारी गवर्नमेंट्स का सेम हाल है। चलो आगे बात करें एमएसएमई सेक्टर का प्रेजेंट स्टेटस कैसा है, तो बैंक क्रेडिट जो है एमएसएमईज को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है, ठीक है ना। लैंडिंग जो हो रही है वो भी 27% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ रही है, और मीडियम एंटरप्राइजेज जो हैं उनकी 36% ड्यूरिंग द मंथ बढ़ रही है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो ये कर ही रहे हैं काफ़ी अच्छे से, ठीक है। आप देख सकते हैं ये कुछ नंबर्स हैं कि किस किस इंडस्ट्री में ये कर रहे हैं। फिर आता है ट्रेड, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट जो ये कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट टारगेट कर रही है $1 ट्रिलियन इन एक्सपोर्ट्स बाय फाइनेंशियल ईयर 2017, ठीक है। इसके अलावा और क्या है गवर्नमेंट ने बोला है कि हम इसके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे फॉर फर्स्ट टाइम एमएस एक्सपोर्टर्स स्कीम के थ्रू, ठीक है। इसमें हम आपको बेसिकली अच्छी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे ताकि आप अच्छे से कर पाएँ, बेसिकली बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, कम टैक्सेस लगाएंगे, है ना, यही सारी चीज़ें करते हैं। चलो एमएसएमई सेक्टर में अगर हम बात करें कि क्या इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं गवर्नमेंट के, तो कि कंट्रीब्यूशन अच्छा हो, एक्सपोर्ट अर्निंग्स अच्छी हो जाए, लो इन्वेस्टमेंट्स में ही काम हो जाए, ठीक है ना। देन कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो काफ़ी अच्छी रहे, फिर टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड इंडस्ट्री बने, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन हो जाए हमारे पास, जो हम इतना ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं वो हमें नहीं करना पड़े, कंट्रीब्यूशन हो हमारे डिफेंस प्रोडक्शन के लिए, ये तो बहुत ज़्यादा बोला जा रहा है, इसकी वजह से हम देख रहे हैं ना बीईएल के शेयर्स कितना हाई भाग रहे हैं। फिर कैपेसिटीज़ देखें कि हमारी जो कैपेसिटीज़ हैं टू डेवलप इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज़, हमें कहीं से टेक्नोलॉजी भी इंपोर्ट नहीं करनी पड़े, हम अपने यहाँ पर ही बहुत अच्छी बना लें। फिर ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, फिर लोकेशन वाइज मोबिलिटी एंड लो इंटेंसिव इंपोर्ट्स, ठीक है। अब कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो एमएसएमई सेक्टर के लिए लिए गए हैं। सबसे फेमस है मेक इन इंडिया, जिसमें वो शेर बना हुआ आता है, आपको ध्यान में होगा ही, ठीक है ना। यहाँ पर इनका क्या है कि कंट्रीब्यूशन जो है वो 25% बढ़ जाए 2020-22 तक, जैसे मैंने आपको बताया टारगेट्स आर मेंट टू बी रिवाइज्ड, तो यहाँ पर क्या हो गया 2025 का कर दिया है, ठीक है ना। ऐसे नहीं बोला है मैंने, ये सारे टारगेट्स ऐसे ही आगे बढ़ाते रहते हैं, कुछ नहीं मीट नहीं हो पाते इनके, हार्डली कुछ टारगेट्स मीट होते हैं, ठीक है। और इससे पहले तो और बुरा हाल था। चलो, न्यू प्रोसेसेस, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू सेक्टर्स, न्यू माइंडसेट, ये चार इनके वो हैं कि आपको नए प्रोसेस लाने हैं, नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, नए सेक्टर, नए माइंडसेट और पुराना करप्शन। फिर आती है बात, पुराना करप्शन इसका पार्ट नहीं है, वो तो मैंने ऐसे मजाक में बोल दिया है, ठीक है। तो चलिए, एमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, यहाँ पर क्या होगा कि 3 लाख करोड़ का कोलेटरल फ्री क्रेडिट स्कीम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कोलेटरल फ्री क्या है कि आपको कुछ भी हमें कोलेटरल्स नहीं देने हैं, आपको कुछ कुछ चाहिए तो आप हमसे लोन ले सकते हैं। क्या एक ही कंपनी को नहीं दे देंगे 3 लाख करोड़, ठीक है। कभी आप सोचो कि अरे वाह मैं भी जाकर लेकर आता हूँ, नहीं ऐसा नहीं है, थोड़ा थोड़ा लिमिट में देंगे सबको उनके हिसाब से। चलिए, ओवरऑल बजट इतना है 3 लाख करोड़ रुपए का। फिर बात करते हैं क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। यहाँ पर क्या बोला है इन्होंने बोला है कि जो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं वो कोलेटरल फ्री लोन्स अप टू ₹1 करोड़ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें कौन सी वाली वो आ रही है आपकी, शिशु किशोर ये सब जो थे ना हमारे इसमें, यही वाली है ये, ठीक है, तो याद रखना उनको। फिर इंटरेस्ट सब्सिडी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसमें क्या है, इसमें बोला गया है जो इंटरेस्ट होगा वो आपको बस 4% तक पे करना है, ठीक है ना। तो हम आपको इंटरेस्ट में सब्सिडी दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, ताकि जो खादी प्रोग्राम है आपका वो आप अच्छे से इम्प्रूव करो और खादी इंस्टीट्यूशंस पर वर्क करो, ठीक है, ताकि खादी जो है, खादी क्या है, इंडियन टेक्सटाइल है एक तरीके से, तो उसको भी आप एक्सपोर्ट करना शुरू कर पाओ। फिर स्टार्टअप इंडिया में क्या है, ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जहाँ पर हमारी जो गवर्नमेंट है वो कोशिश करेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप्स को बूस्ट दे पाएँ, ठीक है। फिर स्टैंड अप इंडिया क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप इसमें बढ़ा रहे हैं अमंग
एससीज, एसटीज एंड वीमेन, ठीक है। अब बात करें लोन जो मिलेंगे वो बिटवीन 10 लाख एंड 1 करोड़ रुपीस दे रहे हैं। चलिए फिर आता है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। जितना ज़्यादा आपका अच्छा प्रोडक्शन होगा उतने ही बेटर इंसेंटिव्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अलोकेशन कितना हुआ है 1.97 लाख करोड़ रुपीस का। ये ना ऐसे ब्लैंक बन के आ जाएगा, अमाउंट लिखना पड़ जाएगा आपको। और किसी ने अगर आरबीआई वगैरह के एग्जाम्स दिए होंगे या फिर आप लोग जब आईबीपीएस के पेपर दिए हैं तो ये तो आपने रटा ही रटा होगा, है ना। तो वहाँ पर आपने देख लिया होगा कि किस तरह से आते हैं। फिर PLIs आर सिंपली फाइनेंशियल इंसेंटिव्स फॉर एंटरप्राइजेस टू इंक्रीज देयर आउटपुट, ठीक है। अब इसमें क्या क्या हो सकता है, किस तरह के इंसेंटिव्स मिल सकते हैं। टैक्स ब्रेक हो सकता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट लिवाइज जो है ड्यूटीज़ जो हैं बेसिकली वो कम हो जाएंगी। फिर लैंड एक्विजिशन रिक्वायरमेंट्स आपके लिए कम हो जाएंगी, कम पेपर वर्क वगैरह करना पड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है, ये क्वालिफाइंग मैन्युफैक्चरर्स को इंसेंटिव दे रहे हैं 4% से लेकर 6% ऑन एडिशनल सेल्स, ठीक है ना। कौन सा बेस ईयर लेकर चल रहे हैं, 2019-20 से। कितने साल के लिए लेकर चल रहे हैं, 4 से 6 साल के पीरियड के लिए लेकर चल रहे हैं, ठीक है। कुछ और भी स्कीम्स हैं, CLSS हो गया, MSC CDP, NMCP, एस्पायर हो गया। एस्पायर इनका एक यूनियन बजट के अंडर आया था। फिर उद्यमी मित्र पोर्टल हो गया, MSME संबंध हो गया। ये सब MSME से रिलेटेड कुछ कुछ स्कीम्स हैं। PMGEP तो आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना ही होगा, ये तो काफ़ी फ्लैगशिप प्रोग्राम की तरह आया था, ठीक है। फिर आती है बात इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारी कंट्री है वहाँ पर पब्लिक रिसोर्सेज तो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है, ठीक है। तो और हमारे जो फंडिंग रिसोर्सेज हैं वो कौन कौन है, गवर्नमेंट हो गया, ODAs हो गए एंड देन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स हो गए, ठीक है। ODA सबसे अच्छा हमारी कंट्री में कौन लेकर आता है, जापान लेके आता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इंटरेस्ट फ्री लोन्स दे देते हैं वो लोग आपको, या बहुत कम रेट्स पर दे देते हैं जिससे कि आप अच्छा ग्रो कर पाओ, ठीक। अब बात करें PPP जो है वो मॉडल ऑफ चॉइस रहता है हमारे NIIF फंड के लिए, ठीक है ना। जो कि किस लिए बना था, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए बना था, कि यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट्स होंगे उनसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर जो बन रहे हैं, मान लो रोड बन रही है तो उसको फाइनेंस करेंगे, ठीक है। PPP क्या है, पब्लिक प्राइवेट एंड पार्टनरशिप, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर टाइप्स में बात करें तो हार्ड और सॉफ्ट इंस्टीट्यूशंस और सिस्टम्स हो गए, और हार्ड में फिजिकल नेटवर्क्स हो गए। इंपॉर्टेंस क्या है, डेफिनेटली इकोनॉमिक एक्टिविटी इंप्रूव करता है। एक गांव को अगर आपने रोड बनाकर दे दिया और उसे शहर से कनेक्ट कर दिया तो डेफिनेटली अब लोगों के लिए बेटर हो गया ना, आसान हो गया। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उनको मिल सकती हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़, एजुकेशन फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं, वो अपने सामान वगैरह इधर ट्रेडिंग कर सकते हैं, है ना। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर जॉब क्रिएशन होता है, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी होती है। कंपोनेंट्स क्या हैं जो हमारे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को बना रहे हैं, नेचुरल गैस पाइपलाइन हो गई। फिर क्या है, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन टर्मिनल्स हो गए, पेट्रोलियम पाइपलाइंस हो गई, रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको अभी हमारी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, नेचुरल गैस पाइपलाइंस पर भी बहुत फोकस कर रही है। फिर स्पेशलाइज्ड कोल हैंडलिंग फैसिलिटीज़ हो गई। अब इंडिया के जो इनिशिएटिव्स हैं रिन्यूएबल एनर्जी में वो अगर हम बात करें तो क्यूमुलेटिव इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इंडिया की अब कितनी हो गई है, 92.54 गीगावाट हो चुकी है। अगर हम बात करें 2014 से लेकर 2021 तक तो हमारी जो इंस्टॉल्ड RE कैपेसिटी है वो 2.5 टाइम्स बढ़ चुकी है। सोलार एनर्जी की बात करें अगर हम तो वो 15 टाइम बढ़ गई है। तो बेसिकली वी आर परफॉर्मिंग वेरी वेल देयर। कुछ टारगेट्स इन्होंने अगेन रखे थे जो मीट नहीं हो पाए, लेकिन स्टिल वी आर डूइंग रियली वेल देयर, ठीक है ना। और इंडिया जो है ना वो एक बहुत ही अच्छा काम कर रही है, एक तरीके से फ्लैग बेयरर की तरह काम कर रही है, जहाँ पर वो दूसरी कंट्रीज़ को भी प्रमोट कर रही है इस चीज़ के लिए, ठीक है ना। ऐसा एक इनिशिएटिव आप बताइए कमेंट सेक्शन में क्या है। फिर अगर हम बात करें अनट्रीटेड सीवेज वेस्ट की तो वो हमारी कंट्री का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। क्यों, क्योंकि वो जो सरफेस वाटर है हमारे यहाँ उसको गंदा कर रहा है, ग्राउंड वाटर को गंदा कर रहा है, रिवर्स को पोल्यूट करता जा रहा है। अब लीगल रिस्पॉन्स में क्या लेकर आए, हम लेकर आए वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, जिसमें क्या हुआ, सेंट्रल और स्टेट लेवल पर बोर्ड्स बने, ठीक है। वो बोर्ड्स बनकर रह गए। यमुना भी इतनी गंदी है, गंगा जी भी इतनी ही गंदी है। फिर और स्कीम लेकर आए नमामि गंगे वगैरह करके, फिर उसके बाद में हमने थोड़ा बहुत सफाई की, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ, अभी भी कंट्री में जो हमारी रिवर्स है वो इतनी ही गंदी हैं। वही जो रूल्स थे वही चलते आ रहे हैं, रूल्स चेंज भी हो गए तो इंडस्ट्रीज़ उनको फॉलो नहीं कर रही हैं।
अब बात करते हैं हम कम्युनिकेशन के लिए। कम्युनिकेशन के लिए क्या हुआ, सबसे पहले तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आप लगाओगे, फिर पोस्टल सर्विसेज इंप्रूव करोगे, है ना, इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करोगे। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, वाईफाई से कनेक्ट कर रही है पूरी कंट्री को। कभी रेलवेज पर बोलती है कि फ्री इंफ्रा वो लगवा देते हैं वाईफाई, तो लगवा देते हैं वो लोग, ऐसा नहीं है, ठीक है। फिर इसके अलावा जो ग्राम पंचायत हैं उन्हें कनेक्ट कर रही है। इस तरीके से काफ़ी अच्छी सर्विसेज लेकर आ रहे हैं, लेकिन कुछ और बेटर सर्विसेज डेफिनेटली लेकर आनी है। फिर टेलीफोन नेटवर्क हो गए, है ना, मोबाइल फ़ोन नेटवर्क हो गए, टेलीविज़न एंड रेडियो ब्रॉडकास्ट स्टेशन हो गए। अब बात करें कुछ जो हमारी गवर्नमेंट ने अभी अपने इनिशिएटिव्स लिए हैं ताकि वो कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर पाएँ। सबसे पहले जो एफडीआई कैप है, ठीक है, उसको 100% कर दिया है। अब आप 100% एफडीआई कर सकते हैं, ठीक है। पहले कितना था, शायद 74 या 49% में से एक था, याद नहीं है मुझे एग्जैक्टली। देन पीएलआई स्कीम लेकर आए हैं लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए। फिर तरंग सरचार्ज पोर्टल लेकर आए, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क लेकर आए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, कंट्री में पूरे में ऑप्टिकल फाइबर्स लगा के कनेक्ट करके, ताकि बेस्ट नेटवर्क हमारे यहाँ पर आए। अब बात करें क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की, ठीक है, तो इसमें क्या क्या आएगा, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, वाटर, कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल सर्विसेज, फूड, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कंपोनेंट्स की बात करें ट्रांसपोर्ट के, तो रोड, हाईवेज, ब्रिजेस, टनल्स, मास ट्रांजिट सिस्टम्स, रेलवे ट्रैक्स, कैनाल्स, नेविगेशन, ये सब आते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इंडियन ट्रांसपोर्टेशन ग्रोथ डेफिनेटली बढ़ रही है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हो गया, भारत परिमाला योजना, है ना, ये सब बढ़ रहे हैं। दिल्ली मेट्रो आप देख रहे हो, रैपिड मेट्रो आजकल लाने की बात हो रही है, वो देख लो आप। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि बुलेट ट्रेन लाने की बात हो रही है। फिर इसके अलावा जो हमारा ये है वंदे भारत ट्रेन्स हो गई, है ना। तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो हमारी गवर्नमेंट लेकर आ रही है एंड उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट भी कर रही है। अगर हम बात करें भारत परिमाला योजना की, तो इसमें क्या है, भारत परिमाला योजना में इन्वेस्टमेंट हो रहा है $100 बिलियन तक का, ठीक है, या उससे भी ज़्यादा का अगर ज़रूरत होती है तो। अब अगर हम बात करें, एक रिपोर्ट आई सीपीसीबी की, जिन्होंने बोला कि करेंट वाटर ट्रीटमेंट कैपेसिटी जो है वो इंडिया की 27.3% है और सीवेज वाटर कैपेसिटी बस 18.6% है। पता नहीं इससे क्या कर लेंगे हम। फिर अनदर 5.2% कैपेसिटी बीइंग एडेड। चलिए अब बात करें कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स भी लेकर आ रही है। जैसा आपने देखा होगा कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स शुरू करने की बात हो रही थी, ठीक है ना, डिफेंस कॉरिडोर्स की बात हो रही थी, तो वो सारी चीज़ों के लिए भी डेवलप कर रहे हैं। फिर पीएम गति शक्ति, है ना, जहाँ पर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्लान लॉन्च किया था इन्होंने यूनियन बजट 22-23 में, और फ्री सारे एग्जाम्स में आया था। तो अगर आपने तब एग्ज़ाम दिया होगा तो आपके एग्ज़ाम में भी आ गया होगा। अब इसमें क्या बोला था इन्होंने, इसमें इन्होंने बोला है कि हमें $5 ट्रिलियन की और इवेंचुअली $20 ट्रिलियन इकनॉमी लेक बनानी है 2040 तक, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनको इंटीग्रेटेड प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन करेंगे उसका अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। क्या होगा उससे, हम लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है वो कम कर देंगे। लॉजिस्टिक कॉस्ट से क्या फ़ायदा होगा, एक बात बताओ, मान लो आपके पास में खाना आ रहा है, ठीक है, जिसमें लॉजिस्टिक कॉस्ट हाई है, तो खाना एट द एंड ऑफ द डे बहुत हाई ज़्यादा महंगा पड़ेगा ना आपको। तो हर एक लॉजिस्टिक कॉस्ट अगर इस तरह से बढ़ती जाएगी तो हर एक सामान बहुत महंगा पड़ता है, तो कम हो जाएगी कॉस्ट, तो डेफिनेटली जो आप कंज्यूम कर रहे हो एट द एंड वो भी सस्ता पड़ेगा। फिर कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी हम बढ़ाएंगे, फिर बूस्ट रेट भी करेंगे, ठीक है। कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी हमें बढ़ाने की क्या ज़रूरत है, अभी हमारे जो पोर्ट्स हैं वहाँ पर जो हमारे पास में बेसिकली इंपोर्ट हम लोग करते हैं या एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं वो इतना अच्छे से नहीं कर पा रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं, जिसकी वजह से एज हमारी कैपेसिटी बहुत अच्छी नहीं है, बट वी कैन परफॉर्म फार बेटर एज हमारे पास में अच्छी खासी एक ये बनकर आई हुई है, ठीक है ना। शिपिंग तो हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बस थोड़े पोर्ट्स वगैरह को अच्छे से डेवलप कर सकते हैं और ज़्यादा पोर्ट्स बना सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीज़ें हम कर सकते हैं। अब बात करें पीएम गति शक्ति की, तो अगर रोड ट्रांसपोर्ट की बात करें तो नेशनल हाईवे नेटवर्क जो है वो 25,000 किलोमीटर बढ़ा देना था इनको 2022-23 में। 20,000 करोड़ जो है हमारा वो मोबिलाइज किया है इन्होंने। रेलवे की बात करें तो वन स्टेशन वन प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, कि आप एक स्टेशन है, मान लो कि एक स्टेशन है मुरादाबाद का, तो वहाँ पर ब्रॉन्ज से रिलेटेड सामान आपको मिल जाएगा, है ना। और मान लीजिए आप
कश्मीर में है आपके, तो हो सकता है कि कश्मीर में अगर आपका रेलवे स्टेशन है तो वहाँ पश्मीना शॉल्स मिलने लग जाए। तो इसी तरीके से बेसिकली जो भी जगह जहाँ के लिए भी फेमस है, उस एक स्टेशन पर वहाँ का एक सामान हम बेच रहे होंगे, उसको फेमस कर देंगे। फिर 2000 किलोमीटर का रेलवे नेटवर्क जो है उसको लेकर आएंगे अंडर कवच सिस्टम। कवच क्या था इनका, जो रेलवे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं ना, वो क्यों हो रहे हैं, कवच सिस्टम के फेल होने से ही हो रहा है। ठीक है, क्या था ये बेसिकली ये था कि ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट इतना नहीं रहेगा सिग्नल वगैरह से रिलेटेड चीज़ों में, और आपको फिर क्या है कि रेलवे एक्सीडेंट्स कम होंगे। 400 भारत ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन लेकर आएंगे। 100 पीएम गति कार्गो टर्मिनल्स लेकर आएंगे। अभी तक कितने वंदे भारत ट्रेन आ चुके हैं, किसी को पता है? फिर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क की बात करें तो फिर हमारा कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो ट्रिपल P से लेकर आएंगे फॉर द इम्प्लीमेंटेशन। देन पर्वतमाला में क्या करेंगे, रोपवे डेवलपमेंट करेंगे, पर्वतों को उखाड़ फेंकेंगे जितना उखाड़ फेंक सकते हैं। छोड़िए अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, देखिए सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर ना या सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते जा रहे हो लेकिन फॉरेस्ट नहीं रख रहे हो या पहाड़ों को तोड़ते ही जा रहे हो तो क्या होगा ना, बहुत सारे एक्सीडेंट्स होंगे, लैंडस्लाइड्स होंगी, जैसा अभी देखने के लिए मिल रहा है। तो उस एक चीज़ में ना अवर गवर्नमेंट इज़ नॉट वर्किंग वेरी गुड। थोड़ा सा बेटर इम्प्रूव कर सकते हैं वो लोग, थोड़ा और बेटर प्लानिंग कर सकते हैं जिसकी ज़रूरत भी है। एनीवेज अर्बन एरियाज़ की बात करें तो 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो जनरेट कर रही है 2/3 ऑफ द जीडीपी और 90% गवर्नमेंट रिवेन्यूज़। ठीक है, हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। सॉफ्ट में हमारे पार्क्स, पब्लिक पार्क कौन से आ जाएंगे, पब्लिक पूल्स एंड लाइब्रेरीज जो हमारे यहाँ घर के आसपास होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो है वो कैपिटल इंटेंसिव होते हैं, ये तो आपको पता ही है। फंडिंग जो है वो सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल होती है। स्मार्ट सिटी मिशन की बात करें तो 100 इलेक्ट्रिक सिटीज़ को अपग्रेड करने की बात हो रही थी। इसके अलावा मॉडर्नाइज करना था हमें अपनी सिटीज़ को, प्रोवाइडिंग कोर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इम्प्रूव सिटीजन्स क्वालिटी लाइफ हो। अब क्या होता है इन स्मार्ट सिटीज़ में, जब पानी भर जाता है ना, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इनका इतना अच्छा है, जैसे ही अर्बन फ्लड्स आते हैं या थोड़ी बारिश आती है, पानी भर जाता है, तो स्मार्ट सिटी के जो लोग होते हैं वो दिखाने लग जाते हैं कि देखो हमारा स्मार्ट सिटी कितना सुंदर है। चलिए, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, सीवेज ना हमारी कंट्री का सबसे बड़ा इशू बन चुका है। अभी कुछ टाइम पहले तो राजेंद्र नगर ORN एक जगह है दिल्ली में, वहाँ पर 3 बच्चे ना UPSC एस्पायरेंट्स थे, वो बेचारों की डेथ भी हो गई थी। और बहुत सारी इस तरह की डेथ्स हो जाती हैं जो कि अननोटिस्ड भी चली जाती हैं। ठीक है, चलिए बात करें ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर की तो वहाँ पर क्या है कि हाईलाइट हो रहा है वैल्यू ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट। तो ग्रीन बेल्ट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है ना, नेशनल पार्क वगैरह जो होते हैं, हमारे बर्ड सेंचुरीज, कंजर्वेशन ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड कंजर्वेशन ऑफ हिमालयाज भी इनको सोचना चाहिए। फिर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या कर रहे हो आप, एजुकेशन अच्छा प्रोवाइड कर रहे हो, हेल्थ केयर, पॉवर्टी रिडक्शन, सैनिटेशन एंड हाउसिंग। इसके अलावा पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ जो हैं वो किससे हमारी वो रहेंगी, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर से। एक बच्चे की अगर एजुकेशन अच्छी हो जाएगी तो उसकी जनरेशन ही बदल जाएंगी, उसकी जनरेशन बदलेंगी तो कंट्री भी तो इम्प्रूव होगी ना, GDP, या कंट्री भी तो ग्रो करेगी। या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छा होगा तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से लोग जल्दी नहीं मरेंगे। ठीक है, बीमारियां नहीं फैलेंगी, डायबिटीज़ ये वो सारी प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगी, लोग हेल्दी रहेंगे तो ज़्यादा काम कर पाएंगे। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी। ठीक है, तो हमारा क्या लिटरेसी लेवल्स पे हमें वर्क करना है। अभी लाइफ एक्सपेक्टेंसी पर अभी इम्प्रूव हुआ है डेफिनेटली। लिटरेसी रेट जो है वो 74.4% है। अब इसे 2 तरीके से देख लो कि या तो 25% लोग इलिटरेट हैं या तो 74% जो लोग हैं वो लिटरेट है। देन एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी कितनी है, 70 ईयर्स की। चलिए, इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो सेंटर और हमारी गवर्नमेंट है उनका अगर प्रपोर्शन देखें जीडीपी में, किस चीज़ में, एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सर्विसेज, तो वो इंक्रीज़ हो गया है 9% के से अराउंड। ठीक है ना, इसके अलावा और क्या देख सकते हैं सोशल इंफ्रा। अब आता है हमारा, इसके अलावा तो बस यही है कि ESG पढ़ेंगे। ESG क्या है, एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस। ठीक है ना, अब क्या है, कस्टमर्स जो हैं उनको हम क्या कह रहे हैं कि भाई आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो बैंक्स को एक्सपेक्ट करें कि भाई उनको अच्छे से आप ट्रीट करो। अगर आपको उनको अच्छे से ट्रीट करना है तो उनका जो डेटा है उसको, डाइवर्सिफाइड डेटा, ठीक है, उसको डिस्क्लोज करना है। एंड देन क्या करना है, ह्यूमन राइट पॉलिसीज़ पर वर्क करना है, LGBT इक्वालिटी पर वर्क करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। फिर आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिस्टम को फॉलो करते हुए चलना है, जहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एग्जीक्यूटिव्स हैं वो बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर्स को प्रायोरिटी दें। ठीक है,
कॉर्पोरेट गवर्नेंस में क्या होता है कि अपर मैनेजमेंट से लेकर लोअर मैनेजमेंट से लेकर जो भी लोअर लेवल पर वर्क कर रहे हैं सबके लिए रूल सेट हो, रेगुलेशन सेट हो और सबको अच्छे से ट्रीट किया जाए, ठीक है ना। देन हेल्थ की बात करते हैं। हेल्थ में क्या क्या आता है, मेडिकल इक्विपमेंट्स हो गए, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, मेडिकल टूरिज्म हो गया। इंडिया का मेडिकल टूरिज्म बहुत अच्छा है, ठीक है। टेली मेडिसिन हो गया। टेली मेडिसिन क्या है, ऑनलाइन ऐप होती है जहाँ पर आप जो डॉक्टर से डायरेक्टली बात कर लेते हो कि मुझे ये प्रॉब्लम है आप बता दो, है ना। देन हॉस्पिटल्स, मेडिकल डिवाइसेस, क्लिनिकल ट्रायल्स एंड देन आउटसोर्सिंग। फिर अगर हम बात करें इंडियन हेल्थ केयर की तो उसमें पब्लिक एंड प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर्स दोनों आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल एम्स भी आ जाता है और फोर्टिस भी आ जाता है ना। अगर हम बात करें रिसेंट एम्फेसिस हम किस पर दे रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग एंड रेजिलिएंट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर। क्यों? क्योंकि कोविड-19 में हमें पता चल गया कि हमारी कंट्री का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बर्बाद है। फिर 2017 नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो है इसने क्या बोला कि गवर्नमेंट के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें स्पेंडिंग को जो है 2.5% ऑफ जीडीपी करना है 2025 तक। इज इट इनफ? अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट, आई डोंट रिमेंबर द रिपोर्ट, इंडिया को मिनिमम 4% ऑफ जीडीपी प्रोवाइड करना चाहिए जो इंडिया नहीं करता है। चलो, नेशनल हेल्थ मिशन एंड आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, ये जो हैं ये दोनों काफ़ी अच्छी कैपेसिटी डेवलपमेंट कर रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन कर रहे हैं। अभी अगर हम बात करें आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब होता है सेंट्रल तो कुछ पैसे दे ही रही है, स्टेट गवर्नमेंट को अपने भी लगाने हैं, ठीक है ना। स्पॉन्सर कर रही है, ये नहीं है कि पूरा का पूरा यही पे कर रहे हैं। यहाँ पर क्या कर रहे हैं ये लोग, एक आउटले प्रोवाइड किया इन्होंने 64,180 करोड़ रुपीस का। कब इम्प्लीमेंट होगा? नेक्स्ट 5 इयर्स के अंदर अंदर। जहाँ पर क्या होगा, कैपेसिटी ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर डेवलप किया जाएगा। एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा एक एक्ट आया था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो राइट टू एजुकेशन लेकर आया था। किसके लिए ये लेकर आया था? 6 से 14 साल के बच्चों की उम्र के बच्चों के लिए, जिसमें इन्होंने बोला फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी, ठीक है ना। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर्स ही अच्छे नहीं है, बारिश आ जाए स्कूल डूब जाता है पहले ही, है ना। कोविड आया था तो सारी की सारी डेड बॉडीज़ ही उन स्कूल्स में रख दी गई थी। ऐसे हमारे स्कूल्स यूज़ होते हैं गवर्नमेंट के। चलिए, इसके बाद में बात करें एजुकेशन बजट जो है हमारा वो कितना है, वो रीच कर रहा है 6.97 लाख करोड़ रुपीस तक, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूटिंग 3.1% ऑफ जीडीपी एंड 9.7% ऑफ टोटल एक्सपेंसेस। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो हमारी गवर्नमेंट के अभी जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनका नंबर कम होता जा रहा है, ठीक है ना। चलिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई, इसमें क्या हुआ, इसमें इन्होंने 34 ईयर ओल्ड एनईपी हटा दी। अब इसमें इन्होंने 4 पिलर्स की बात की, एक्सेसिबिलिटी, इक्विटी, इक्वालिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। ओल्ड 10+2 स्ट्रक्चर इन्होंने हटाकर क्या किया, 5+3+3+4 फ्रेमवर्क रखा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जाम एज वेल। फिर आती है बात फैमिली वेलफेयर की। प्राइमरी गोल क्या है, पॉपुलेशन मैनेजमेंट करना, ठीक है। फिर हाई क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना, इम्यूनाइजेशन ऑफ प्रेग्नेंट वीमेन, मैटरनिटी डेथ हमारे यहाँ बहुत होती हैं, ठीक है ना। मैटरनल रेट बेसिकली जो हमारा रेट है टीएमआर जो रहता है वो भी बहुत ख़राब है। इसके अलावा जो हमारा नेशनल प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग है वो इम्प्लीमेंट हुआ 1952 में। चलिए बात करते हैं हमारे जो फंडामेंटल प्रेमिसेस हैं वो क्या है कि हमें फैमिली वेलफेयर सर्विसेज को वॉलंटरली एक्सेप्ट करना है, ठीक है। ऐसा कहा गया था इंदिरा गांधी जी की जब सरकार थी तो लोगों से ज़बरदस्ती ये सब चीज़ें करवाई गई थी, जो कि सही नहीं था, ठीक है ना। ये क्यों किया था, उन्होंने टारगेट्स मीट करने के लिए किया था। फिर इंटीग्रेटेड मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ फैमिली प्लानिंग सर्विसेज लेकर आनी है, इफेक्टिव इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन प्लस इजी एंड कन्वीनियंट फैमिली वेलफेयर सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या फोकस कीजिए, दो और हम दो हमारे दो पर हो। ऐसा नहीं कि बहुत सारे बच्चे पैदा करते जा रहे हो फिर उनकी हेल्थ सर्विसेज आप प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो, उन्हें एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर पा रहे, मदर्स की डेथ हो जा रही है, ठीक है ना। इन्फेंट मॉर्टेलिटी होती है बहुत ज़्यादा। इसके अलावा प्रेग्नेंट जो लेडीज़ होती हैं उनकी भी आप देखते हैं। फिर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, रूरल फैमिली हेल्थ केयर, ये सारी चीज़ें, स्टरलाइजेशन, आईयूडी, फैमिली प्लानिंग इंश्योरेंस स्कीम, अर्बन फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, अर्बन रिवैम्पिंग स्कीम, ग्रीन कार्ड स्कीम। अब सबसे अच्छी चीज़ आती है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ठीक है। इसमें क्या हुआ,
नेशनल हेल्थ डिजिटल मिशन था, लॉन्च हुआ 2021 में, ताकि इंटीग्रेटेड डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बन पाए। आभा कार्ड्स वगैरह आपने सुने होंगे ना, कि भाई आपका एक आभा कार्ड होना चाहिए। तो बेसिकली क्या है कि आपके इस बारे में सारी इन्फॉर्मेशन उस एक कार्ड में होगी, आपकी प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस कौन सी हैं, एग्जिस्टिंग डिसीजेस कौन सी हैं, क्या ट्रीटमेंट्स आपने ले रखे हैं, वो सारी चीज़ें हैं। अच्छा, एक ये आयुष्मान योजना जो है वो भी बहुत अच्छी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 लाख करोड़ वाली, बेसिक 5 लाख वाली। इसमें एक नई चीज़ आई है यूनियन बजट में, कि अगर इस साल से क्या बोला गया है, अगर कोई भी सीनियर सिटीज़न है तो उनको क्या होगा, उनको 5 लाख रुपीज़ डिस्पाइट इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर इनकम प्रोवाइड किया जाएगा, इतना इंश्योरेंस, ठीक है ना। फिर इसके बाद में फोकस ऑन डेवलपिंग कैपेसिटीज़ इन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर हेल्थ सिस्टम। अब अगर हम आगे बात करेंगे इम्पैक्ट क्या हुआ ग्लोबलाइजेशन का इंडिया पर, तो इंडिया के एक्सपोर्ट्स अच्छे हो गए। 1991 रिफॉर्म्स में हमने देखा कि इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट हो गई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अच्छा हो गया, इन्फ्लुएंस इंडियन कल्चर पर काफ़ी देखने के लिए मिला हमें। इसके बाद में बात करें पर कैपिटा एम्प्लॉयमेंट, हमारा जो था इनकम वो भी काफ़ी इम्प्रूव हुआ। फिर न्यू एवेन्यूज़ इंडिया में आए, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स होने शुरू हुए, लार्ज इन्वेस्टमेंट्स आई फार्म मिकेनाइजेशन में, कमर्शियल फार्मिंग इंक्रीज हुई हमारी, जिससे क्या हुआ, जो इंडियन एग्रीकल्चर गुड्स थे वो भी इम्प्रूव हुए। फिर सिग्निफिकेंट चेंजेस आए इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी, प्रोडक्शन एंड कंज्यूमर बिहेवियर में। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आपकी जो भी प्रिपरेशन है वो अच्छी हो, तो उसके लिए आप एनरोल कर सकते हैं हमारे दशहरा ऑफर में, जहां पर हमारा यस ऑफिसर जैब सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा, जिसमें हम आपको दे रहे हैं 55% का डिस्काउंट, ठीक है ना। इससे क्या फ़ायदा होगा आपको, इससे बेसिकली आपको 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, जहां पर आपको क्लास वीडियो, रिवीजन नोट्स, ठीक है, टॉपिक बेस्ड टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट, मॉड्यूल बेस्ड टेस्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, न्यू बैचेस के हर लॉन्च, हमारे हर साल महीने एक नया बैच लॉन्च होगा, जिसमें आपको बेसिकली रिकॉर्डेड क्लासेस वगैरह मिल जाएंगी और इंटरेक्टिव बुक्स विद माइंड मैप्स मिलेंगी, जिनसे आपको लर्न करने में भी आसान रहेगा। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पर आपको डेली क्विज मिल जाएगी, एंड हम वहां पर क्विक रिवीजन नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं चारों सब्जेक्ट्स के, ताकि आप एग्ज़ाम से एक दिन पहले पूरा का पूरा रिवाइज करके जा सकते हो, ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए। इसके अलावा अगर आपको चाहिए इस क्लास की पीपीटी, तो वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। आई होप लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया हो। स्टिल कोई डाउट होता है तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।